हम भूल जाते हैं कि हमारा कंट्रोल अपनी ज़िंदगी पे, अपनी एनवायरनमेंट पे, अपनी ज़िंदगी के जो एपिसोड्स हो रहे होते हैं, जो चीज़ें हो रही होती हैं, उन तमाम चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं और हम विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। हम हर चीज़ के विक्टिम बन जाते हैं। हम विक्टिम हैं रिलेशनशिप्स के, हम विक्टिम हैं हाय उसने मुझे ये कह दिया, हाय उसने मुझे ऐसे कर दिया। हर चीज़ में विक्टिम रहते हैं। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास पावर है अपने हालात को पकड़ने की, अपने हालात को ठीक करने की, अपनी सिचुएशन को ठीक करने की। हम जो चीज़ हमारे इर्द-गिर्द हो रही होती है ना, हम उससे रिएक्ट करना लग पड़ते हैं। बजाय इसके कि हम उसको कंट्रोल करें और हम उसको सिचुएशन को अपने मतलब के साथ उसको बनाएं, लेकिन हम उसके हिसाब से चलने लग पड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक लॉ सूट की कहानी सुनाती हूँ, जो मेरे एक बड़े क्लोज फैमिली मेंबर के साथ हुआ। यंग लड़का है और उसकी डिवोर्स हो रही थी। तो डिवोर्स का इशू ज़ाहिर है, डिवोर्स के साथ साथ उनकी बिजनेस ऐसी थी कि उस पे एक लॉ सूट हो जाता है। क्योंकि डिवोर्स थी, घर पे नहीं था, वो अलग हो चुका था। तो उसको जब तक पता चलता है, जजमेंट हुए हुए 2 महीने हो चुके होते हैं, परेशान होता है क्योंकि लॉ सूट होता है, स्टार्ट तो बड़े छोटे अमाउंट से होता है, लेकिन वो एंड जो है वो चुगना हो चुका होता है। मतलब 5,000 से शुरू होता है और जजमेंट थी वो 25,000 की थी। आम बंदे को लीगल प्रोसेस का नहीं पता होता। हम चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे हम अमेरिका में रहते हो, चाहे हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो। आम बंदा, अगर आप अटर्नी नहीं हो, अगर आपकी ज़िंदगी का ये रोज़ का चीज़ें नहीं है, तो आपको नहीं पता होता कि आपने क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। आप उसमें पड़ जाते हो कि मैं इसको पैसे ऐसे क्यों दे दूँ? इसने मतलब 25,000 कोई छोटा अमाउंट तो नहीं है कि आप आखिर बड़ी मेहनत से कमाते हो पैसे। उस परेशानी में क्या होता है कि उनको एक अटर्नी का पता चलता है। वकील को जाके ये कहते हैं कि जी हमारा ये केस है और ऐसे हुआ है। वकील की बड़ी नॉलेज होती है। वो कहता है इसकी ये गलतियाँ इसमें हुई हैं, तो इन गलतियों को हम पकड़ के और इस पे हम केस चलाने की कोशिश करते हैं। और उस केस को दोबारा एक तरह से खोलने की कोशिश करते हैं ताकि इस जजमेंट को फिर हम वहाँ से डील कर सकें। अच्छा जी, अब वो उस केस को दोबारा वो खोलते हैं, करने की कोशिश करते हैं, जज के सामने जाते हैं। जज उन्हें घास नहीं डालता। जिसने लॉ सूट किया होता है वो खुद भी एक अटर्नी होती है। इस मुल्क में जो वकील है वो खुद ने अपना केस लड़ा, उसने आगे वकील रखना है, तो वो अपना आगे वकील रखती है। फिर एक और वकील होता है, उसका आगे वकील होता है। मतलब बड़ी लंबी खिचड़ी होती है कि आखिर आखिर फिर ये भी करते हैं कि एक इस मुल्क में कलेक्शन एजेंसी की तरह एक बंदे को हायर कर लेते हैं कि जी तुम ये पैसे अब इनसे निकलवाना। बाकी सब अपने-अपने कामों में लग जाते हैं और वो बंदा जो है वो आगे आ जाता है। उन्होंने वो भी एक हायर कर लिया, लिहाज़ा वो भी एक हो गया और उसके आगे भी एक अटॉर्नी हो गया। लिहाज़ा अब ये घूम फिर के कुछ 6 अटॉर्नीज़ हो गए जो अब ये लॉ सूट चला रहे हैं। वो प्रेज़ेंट करते हैं केस, तो जज जो है उसने अपॉइंट किया होता है, वो बंदा जो कलेक्शन एजेंसी वाला बंदा होता है। तो जज भी कोई इंटरेस्ट नहीं शो करता, उसकी अपनी लीगैलिटीज़ होती हैं। वो कहता है जी ये केस जो है वैसे ही है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब इस टाइम को क्योंकि टाइम लग गया, तो अब ये बात जो है ये बताते हैं जी कि हमारे तो इतने मज़ीद और फ़ीस लग गई है इस पे, तो ये अब 25,000 से अब ये $1,00,000 पे बात चली गई है। जो इस लड़के का वकील होता है वो इसको मशवरा देता है 90,000 इनको बॉन्ड रख दो, लेकिन हम इसकी अपील करेंगे। कहानी वो हर दफ़ा मुस्तकिल यही देता है कि पता नहीं जज मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। मैंने तो उसको ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, लेकिन जज ने मेरी बात नहीं सुनी, ये जजमेंट दे दी। तो इसको हम जाके अपील करेंगे। वो अपील करते हैं। अच्छा जी, अपीलेट कोर्ट जो है वो उस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, इसको हम खोलते हैं तो और देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है और हम तुम्हारी अपील जो है एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा जी, अपील एक्सेप्ट हो जाती है, बड़े खुश हो जाते हैं सारे कि शायद पता नहीं जनाब कोई पैसे बच जाएँगे, 90,000 बच जाएँगे। जो अपील कोर्ट है वो वहाँ से वो केस आगे सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। अब देखें ज़रा इसका प्रोसेस, अब सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। अब इस बात में हो गए 2 साल। आखिर फाइनली वो जजेस को इतने कोई इंपॉर्टेंट केस आई गेस उनको नज़र नहीं आता, वो इसको कोई ज़्यादा घास नहीं डालते जजेस को, वापस बेसिकली वो हार जाते हैं। वो कहते हैं जी जो जजमेंट हो गई है वो हो गई है, वही खैर है अब। अब वापस आ गया ये केस। अब ये बात को 2 साल और गुज़र चुके हैं। अब इतनी सीरियस सिचुएशन हो चुकी हुई है टाइम पे कि वो जो बंदा है जो बेसिकली उन्होंने एक कलेक्शन एजेंसी वाला बंदा रखा हुआ है, वो सामने जाके कहता है कि जी मेरी तो बड़ी मेहनत मैंने की, हालाँकि उसने कोई 2 साल में कुछ नहीं किया होता, लेकिन वो कहता है मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं यहाँ पे अब मेरी तो ये कीमत 3 लाख हो गई है। अच्छा, अब इस सारे किस्से में जो एक बड़ी देसी स्टाइल की चीज़ चल रही होती है कि लड़के को मुस्तकिल कहा जाता है कि तुमने कोर्ट में नहीं जाना। कि तुम अगर जाओगे कि ये ना हो कि तुम्हें स्टैंड पे बुला लें और कोई गलत बात कर दो और काम और ख़राब हो जाए। जिसकी वजह से वो लड़का जो है वो नहीं जाता। सो कुछ नहीं पता कि उस कोर्ट में हो क्या रहा है, कि जो वकील हमें बता रहा है, वो वाक़ई सही बता रहा है या वकील जो बता रहा है वो गलत बता रहा है, कुछ नहीं पता। अच्छा, अब जब ये वाला किस्सा होता है, जब ये फाइनली यहाँ पे बात आती है कि जी अब दोबारा से जाना है हमने कोर्ट में जाना है,
तो वो लड़का कहता है कि भाई हमें जाना चाहिए, हमें जाके देखना चाहिए। वकील फिर उसे कहता है कि नहीं नहीं तुम ना जाना, वो कहीं तुम्हें बिठा ना लें। उसका जो वकील होता है उसे कहता है कि देखो वो तो 7 लाख पे बात चली गई है, और वकील वो जज जो है वो सारे गोरे आपस में मिल गए हैं और बड़ा मुश्किल वक्त है और वो तो सुन नहीं रहे, तो अब मैं इसको फिर यूं करूंगा वो करूंगा। उस पे लड़के को शक पड़ना शुरू हो जाता है कि ये वो एक तो वो बात वो ये कहता है कि मैं इस बात के साथ अब कंटिन्यू नहीं कर सकता, ये स्ट्रेस में उठा नहीं सकता, ये रोज़ की कहानी, ये इस बात को 6 साल हो गए। मैं एक तरफ डिवोर्स चल रही थी, डिवोर्स तो चलो मुकम्मल हो जाती है उतने अरसे में, लेकिन वो कहता है ये 6 साल से मैं ये चीज़ चल रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये वकील जो है ये क्या हमें सच सच बता रहा है, क्या बता रहा है। वो कोर्ट में जाके उसके ट्रांसक्रिप्ट्स निकालता है। जब ट्रांसक्रिप्ट्स निकालता है तो पता चलता है कि हमारा वकील तो कभी गया ही नहीं और उस कोर्ट में, और जो दूसरा उसने जो बंदा भेजा था वहाँ पे, जिसको वो कही जाता है कि मुझे इसका नाम बताओ, ये कौन है बंदा, मुझे नंबर दो, मैं इसका इसका पता करूँ कि ये कौन है। वो जो है उसको कुछ नहीं पता था केस के बारे में, और उसने बस आए बाएँ शाएँ मारी है। और वो बेसिकली यहाँ का भी एक प्रोसेस है कि आप खुद ना जाओ तो आप एक ने एक जो कहते हैं ना वार्म बॉडी खड़ी करनी होती है। आप एक बंदे को 4 पैसे देते हो और कहते हो कि अपनी फीस में से कि तो उसे उसे वो जो सस्ते-सस्ते आ जाते हैं, जिनको कोई ज़्यादा पता नहीं होता, वो उस वक़्त भाग के जाके खड़े हो जाते हैं। उनका हो सकता है वो पुराना बुड्ढा हो चुका हो, उसकी कोई बिज़नेस ना हो, अपनी कोई काम ना रह गया हो, तो थोड़े पैसों में जाके आपका केस प्रेज़ेंट कर देते हैं। अब केस छोटा-सा हो तो ठीक है, लेकिन ये बड़ी इम्पोर्टेंट हियरिंग थी कि जिस पे कहना था कि भाई तूने किया क्या है? कि ये पैसे तू क्यों बढ़ाई जा रहा है? लेकिन क्योंकि वहाँ जो बंदा खड़ा था उसको केस के बारे में कुछ नहीं पता था, लिहाज़ा उसने कुछ नहीं कहा वहाँ पे। और जो थोड़ा बहुत उसने जो थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की, लेकिन अगलों को बड़ा कुछ पता था। अगले जो खड़े थे वो अपना केस खुद लड़ रहे थे। उनको पता था कि उन्होंने क्या कहना है। वो जी जजमेंट आ जाती है। अब लाख की कहानी थी, वो अब 3 लाख पे चली गई है। अब इस सिचुएशन में वो जब ट्रांसक्रिप्ट्स मंगाता है और जब ये देखता है तो अपने वकील को कहता है कि मुझे तुम माफ़ करो, और वो कहता है, लड़का कहता है कि मैं इस चीज़ के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। वो अपने एक दोस्त से बात करता है और दोस्त से मशवरा करके वो अपने उस वकील को कहता है कि मुझे तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ अब कंटिन्यू नहीं कर सकता। वकील आगे से उसको कहता है कि मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए। वो कहता है नहीं, मैं ये केस बढ़ता जा रहा है और मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। और वो मुस्तकिल डराया जाता है, उस लड़के को मुस्तकिल डराता है, वकील भी डराता है, अगले भी ज़ाहिर है कहते हैं कि जी हम ये भी ले लेंगे तुमसे, वो भी ले लेंगे। ये वकील भी कही जा रहा है कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, जिससे वो खौफ और आपको खौफ आपका तारी हो जाता है। अच्छा, स्ट्रेस के मारे अब सारी फैमिली का बहुत बुरा हाल हो चुका हुआ है कि अब ये कैसे हमने करना है और क्या करना है। दोस्त कहता है कि एक सस्ता वकील है, इससे बात करो और इस किस को ख़त्म करो। वो वकील से बात करते हैं, वो यंग सा लड़का होता है, वो कहता है मैं थोड़े पैसों में तुम्हारा ये काम कर दूंगा। ये लड़का कहता है कि देखो इस केस को ख़त्म करना है, मैंने इसको सेटल करना है। ये लड़का उनको पार्टी को ईमेल करता है, यानी जो कलेक्शन एजेंसी वाला जिसको रिसीवर कहते हैं इस मुल्क में, उसको कॉन्टैक्ट करता है और उसको कहता है कि देखो इस चीज़ को हमने सेटल करना है। अपना वकील ज़ाहिर ईमेल पे होता है, और फाइनली वो उससे मिल के आधी कीमत पे बात सेटल हो जाती है। देने पैसे पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो केस सेटल हो जाता है और किस्सा कहानी ख़त्म होती है। 6 सालों में स्ट्रेस के मारे पूरी फैमिली का बुरा हाल हो गया होता है। आप ये देखें कि आखिर में कहानी ख़त्म तब हुई जब उस लड़के ने खुद उस केस को पकड़ा, अपनी लाइफ का उसे समझे कंट्रोल लिया, उसे इस केस का कंट्रोल लिया। जिस शख्स से खौफ तारी था कि वो रिसीवर जो था या वो कलेक्शन एजेंसी वाला बंदा जो था कि वो जी इतना ज़्यादा वो डरावना बन चुका हुआ था, वो उसने खौफ ज़िंदगी में तारी कर दिया हुआ था, लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। उस बंदे से जब बात हुई तो उसने कहा कि मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि तुम मेरे से कब बात करोगे ताकि इस बात को ख़त्म किया जाए। ये तो बेवकूफ़ों वाला केस है जो तुम लोग चलाई जा रहे हो। किसी वक़्त ये इतना बड़ा लेसन है कि दूसरों को सुनने लग पड़ते हैं और अपनी अकल को छोड़ देते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि कंट्रोल का बटन ज़िंदगी का हमारे हाथ में है। एट एवरी स्टेज आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, किसी वक्त हम बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के नहीं जाते, हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर जब डॉक्टर के पहुंचते तो पता चलता है बीमारी कहाँ से कहाँ निकल गई है। क्यों? क्योंकि हमने वक्त पे उसका कंट्रोल नहीं लिया। हर चीज़ पे वक्त पे आप उस चीज़ को संभालें, फिर हम बाद में कहते हैं हाय उस वक्त मैं ये कर लेती, हाय मैं उस वक्त चली जाती। अब ये जो केस है, ये अगर कभी शुरू में पता चल जाता चलो ना पता चलता, लेकिन जब 25,000 भी जब हुआ था, अगर उस वक्त भी ये कंट्रोल ले लेते तो शायद ये बड़ा सस्ता सेटल हो जाता, 10,000 में सेटल हो जाता। लेकिन उस वक्त भी कंट्रोल ले लिया, 90,000 बॉन्ड रखवाया। उस वक्त अगर ये कंट्रोल ले लेते और उस बंदे से बात करते तो तब शायद बड़ा अच्छा सेटल हो जाता, लेकिन उस वक्त भी नहीं लिया। आखिर में जब बात बिल्कुल जो है ना सर से पानी गुजरने लगा तो तब जाके जब कंट्रोल लिया, पर तब भी ले लिया, वरना अब ये बात आखिर में शायद मिलियन पे पहुंचती, पता नहीं कहाँ पहुंचती जिस तरह से चल रही थी।
بات یہ ہے کہ ریلیشن شپس ہوں، یہی ہم چیز اپنی ریلیشن شپس میں کرتے ہیں. ہم اپنی ریلیشن شپ کسی وقت ہماری خراب ہوتی جاتی ہے، میاں بیوی کی خراب ہوتی جاتی ہے، ہم اس کو بگاڑتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو کنٹرول نہیں لیتے، اپنے بیہیویئر کا کنٹرول نہیں لیتے، اپنے ایموشنس کا کنٹرول نہیں لیتے. کسی وقت ہم کسی چیز سے رسپانس کرتے ہیں، کسی سچویشن ہمارے ارد گرد کھڑی ہوتی ہے. عورت نے مجھے ٹیکسٹ میسج کیا کہ جی میرا مجھے سسرال والے تانے دیتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ تم ان کو کہو کہ میں تمہارے کامنٹس کو اپریشیٹ نہیں کرتی، تو وہ خود ہی چپ ہو جائیں گے. کیوں اپنے آپ کو ہم نے کمزور بنایا ہوا ہے؟ کیوں ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں جو مرضی دل چاہے کوئی کرتا رہے، جو مرضی ہماری سچویشن ہو ہمارے ساتھ ہوتی رہے، جو مرضی کوئی زیادتی کرنا چاہے ہم سے کر سکتا ہے اور ہم نے کچھ نہیں کرنا. جب ہم اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا اگلے کو یہاں تک مجھے کہہ سکتے ہو، اس سے آگے مجھے نہیں کہہ سکتے، یا یہ بات تم نہیں مجھ سے نہیں کر سکتے، تو وہیں بات رک جاتی ہے، وہیں بات کنٹرول ہو جاتی ہے. اپنی لائف کو، اپنے ایموشنز کو، اپنی زندگی کے تمام ایپیسوڈز کا کنٹرول لو. آپ کی زندگی خود بخود بہتر ہو جائے گی. کام نہیں چل رہا، کام کا کنٹرول لو، سچویشن کا کنٹرول لو، اس کی اسٹڈی کرو کہ کیوں نہیں یہ چیز چل رہی، اچھا میں اور کیا کر سکتا ہوں. اور آپ یقین کریں کہ آپ کو خود بخود آئیڈیاز آئیں گے، اور آپ کا اللہ ساتھ دے گا، اور آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے، اس چیز کو حل کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے.